लेके जाती है। लेकिन मुझे लगता है आप सब तो गुरुजन हैं, तो उस जिंदा दिली के साथ में मुझे लगता है कहीं पे विजन की बहुत जरूरत है। मार्क ट्वेन हर बार कहते थे कि इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तब जब उसका बायोलॉजिकल जन्म होता है और दूसरा जब उसको अपना विजन मिल जाता है। तो जिंदगी में विजन का बहुत जरूरी है। लेकिन इसके विपरीत वॉरेन बफेट से लेके रॉबर्ट क्यूस्की ने दुनिया की ऊंची से ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पे खड़े रह के एक बात जरूर कही कि जहां जहां क्राइसिस है, जहां जहां प्रॉब्लम है, वहां ढेरों अपॉर्चुनिटीज है। तो ये जो हर्डल, स्पीड ब्रेकर जो हमारी जिंदगी में आए किसी भी रूप में, शायद वही हमें बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और इन हर्डल, स्पीड ब्रेकर्स के लिए सिद्धार्थ भाई, मैं हर बार कहता हूं कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी उलझनों जो प्रॉब्लम है हमारे, कि अपनी उलझनों से ही हमें अपनी मुश्किलों के हल मिले। जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों से हमें ढेरों रसीले फल मिले और उसके खारेपन में कोई बात तो जरूर होगी, तभी तो जाके सागर से हर बार गंगा जल मिले। तो ये जो जिंदगी का खारापन है, ये जो जिंदगी के हर्डल्स हैं, वही हमें खरे अर्थ में सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। और रही बात ये अंध, अपन, लाचार, बेचारा शब्दों की, मैं सिरे से नकारता हूं इन शब्दों को। आज 21वीं सदी में बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन हम इन शारीरिक तकलीफों के चलते कहीं पे दुबक कर बैठ जाते हैं चार दीवारों में और वहीं पे गड़बड़ हो जाती है। मुझे लगता है उन चार दीवारी को पार करके हम आगे बढ़े। मेरे इतने सालों का जो ये अनुभव कहता है कि इन हर्डल, स्पीड ब्रेकर से हमारे जीवन में सिर्फ दो बातें हो सकती है, या तो हम बिखर जाते हैं या फिर निखर जाते हैं। तो हम निखरने की और आगे क्यों ना बढ़े। बिखरने का इतिहास रटने से ज्यादा हम निखरने का इतिहास रचने की और आगे क्यों नहीं बढ़ सकते। और इन हर्डल, स्पीड ब्रेकर पे कवि मन क्या खूब कहता है कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफों में खुशियां नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। क्या बात है, कौन कहता है, अरे कौन कहता है जिंदगी में आगे बढ़ने को कांधा किसी का चाहिए ही चाहिए, हमने तो अक्सर कांधों पे सिर्फ जनाजों को निकलते देखा है। और कौन कहता है मिट्टी ही जीवन का अंत है, हमने तो कई मजारों पे अनगिनत फूलों को खिलते देखा। बचपन में माता पिता की इकलौती संतान, डैडी दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी। विदर्भ में गोंदिया में पढ़ाई हुई, लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड में माँ ने मुझे एक नॉर्मल स्कूल में डाला, न कि किसी स्पेशल स्कूल में। शायद वो मेरी जिंदगी में आज मैं यहाँ हूँ तो शायद उसके जो उन दिनों के जो ये डिसीजन थे वो बहुत काम आए। लेकिन उन दिनों भी स्कूल में और दोस्तों ने चिढ़ाना, वो 4-4,500 स्टूडेंट के स्कूल में मैं अकेला ब्लाइंड हो अंधा करके चिढ़ाना, और बड़ी लड़ाई होती और यूनिफॉर्म फाड़ के घर जाना, किताबें फेंक के रोने की शुरुआत उस झोपड़ीनुमा घर में की, बहुत हो गया कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। उन दिनों माँ मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे सर पर हाथ फेर के हर बार उसने एक ही बात कही कि भावेश तू दुनिया को नहीं देख सकता, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ तकिए में मुंह डालकर रो, घर से बाहर निकल और कुछ ऐसा करने की कोशिश कर, कुछ हट के करने की कोशिश कर कि जिस दुनिया को तू नहीं देख सकता एटलीस्ट तो दुनिया तेरी तरफ देखने की शुरुआत करे। लेकिन अब बात निकली है, आप सब तो इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन बात निकली है तो कुछ साथ में जनरल नॉलेज की भी बात करता चलूं कि जब माँ सर पर हाथ फेरती है ना तो बाल यूं बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके विपरीत जब बीबी सर पर हाथ फेरते मेरी हालत देख रहे हो। अगले सेशन में हम जब मिलेंगे तो मैं गर्लफ्रेंड वाले रिसर्च भी आपके साथ जरूर शेयर। लेकिन उन दिनों माँ के आशीर्वाद ही थे कि 16 साल की उम्र में आफ्टर 10 विथ माय वन साइटेड फ्रेंड हमने एक टेंडम साइकिल बनाई, डबल पेडल। कुछ अलग करना था, उसका काम था हैंडल और ब्रेक संभालना, क्योंकि उसको एक ही पैर था, वो पेडलिंग नहीं कर पाता और पीछे बैठ से मैं पेडलिंग करता। और इस तरह से गोंदिया, महाराष्ट्र से नेपाल, काठमांडू और वापस गोंदिया हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर की 45 दिनों में, जिसको लिम्का बुक के साथ और कई रिकॉर्ड बुक में दर्जा दिया गया। माता पिता
मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चालू था तब महाबलेश्वर आ चुके थे। बूंद बूंद करके उन्होंने जो भी समझाया था सब मेरे सुनहरे भविष्य के उन्होंने रख छोड़ा था। थोड़ी जमीन भी खरीदी, थोड़ा घर भी बांधा, जो पुश्तैनी उनको थोड़ा बहुत जो मिला था। लेकिन ये जो प्रॉब्लम, हर्डल्स, तकलीफें जो भी हम नाम ले, वो कभी अकेले नहीं चलते, पूरे परिवार के साथ चलते। और मेरे साथ भी यही हुआ। एक हाथ में एमए की 2-2 डिग्रियां थी, लेकिन माँ नहीं थी। उन्हीं दिनों माँ का 4 स्टेज ब्लड कैंसर से निधन हो चुका था। 50-50 हजार के फ्लूडेरा 50 mg की इंजेक्शन माँ के कीमो के लिए आते थे यूएस से। लाखों रुपए का कर्जा हो चुका था। डेडीन परेशानियों के चलते जिंदगी भर के लिए स्किज़ोफ्रेनिया के मरीज हो चुके थे। दोस्तों रिश्तेदारों ने तो पहले ही अपने दरवाजे बंद कर रखे थे, जो अक्सर होता है। उनको लगता कि जब भी मैं उनको मिलूंगा तो पैसे मांगूंगा उनसे। उनका ही लाखों रुपए का कर्जा था जो मैंने वापस भी करना था। और आगे कैसे बढ़े, डैडी को संभालना था। और जो घर था, जो जमीन थी, पहले ही हम पौने दामों में बेच चुके थे। और बचपन से क्रिएटिविटी की चाह थी, अपने आप को प्रूव करने के लिए यही एक सहारा था मेरे पास। 14-15 साल की उम्र में कुछ फैंसी कैंडल्स मेरे हाथ में लगे थे। और जब पता चला कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के मुंबई के किसी पुनर्वसन केंद्र में इस तरह से कैंडल सिखाई जाती है, तो 1 साल की ट्रेनिंग मैंने वहां पे ली। और सादी मोमबत्ती प्लेन कैंडल की मुझे ट्रेनिंग दी गई थी। और उस ट्रेनिंग के साथ मसाज की भी ट्रेनिंग दी गई थी मुझे, बॉडी मसाज की और एक्यूप्रेशर वगैरह की। इन ट्रेनिंग्स के साथ तो मैं महाबलेश्वर में लौटा। मुझे 5000 रुपए चाहिए थे उन दिनों, ये 1994 की बात है। सिर्फ 5000 रुपीज की जरूरत थी मुझे मेरी इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए। लेकिन बैंकों के पास वे भी नहीं थे। और वैसे आप सब जानती हैं कि बैंक उन्हीं को कर्जा देती है जिनको खरे अर्थ में उसकी आवश्यकता नहीं होती। और मेरे साथ भी यही हुआ। तो जो और एक स्किल थी मेरे पास में बॉडी मसाज की, तो आजू बाजू के होटल और रिसोर्ट्स में मसाज करते हुए 5, 10, 20 रुपए जमा करके मैंने अपने 5000 रुपए जोड़े। और उस 5000 रुपए में से एक 20 किलो मोम और एक सादी मोमबत्ती की कास्टिंग की डाई खरीद कर मैंने सनराइज कैंडल की नींव रखी उस छोटे से एक भाड़े के कमरे में, एक टेबल पे। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक चीजें बेची न जाए, काम आगे कैसे बढ़े। तो महाबलेश्वर की मार्केट में मेरा एक दोस्त जो सुबह से शाम तक अपनी चाय की दुकान लगाता, एक हैंड कार पे शाम को फ्री रहती, उसके साथ मैंने 50 रुपए भाड़े पे उस हैंड कार का सौदा कर लिया। दिन भर की बनाई हुई कैंडल के साथ शाम को मुझे उस हैंड कार पे खड़ा कर देता। आज मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि उस हैंड कार पे जो 2 सबसे सही काम मैंने किए वो ये थे कि एक तो अपने खुद पे, अपने प्रोडक्ट पे भरोसा करना, और दूसरा अपने ग्राहकों पे भरोसा करना। अनफॉर्चुनेटली उन दिनों मेरे एमए इकोनॉमिक्स के हर प्रोफेसर ने मुझे यही सलाह दी कि देखो भावेश, तुम एक बिज्जू परिवार से आते हैं जो अक्सर बिजनेस करने के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, तो हमारी एक बात ध्यान रखो, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ और कोई बात सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आज तक उनको समझ नहीं पाया। मैं समझता हूं बिजनेस तो क्या, किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो दिमाग से ज्यादा उसमें अपना दिल लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं समझता हूं, मैं दावे के साथ, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दिमाग भले प्रकृति ने सबसे ऊपर की मंजिल पे दे दिया, लेकिन कई बार संयोगवश वो जमीन से नीचे की बातें सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जो दिल है वो भले लेफ्ट में हो, वो सोचता हर बार राइट बातें हैं। इसलिए हर ग्राहक को, हर एक ग्राहक को मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। और उन दिनों माँ ने भी मुझे एक बायोग्राफी जो जिराट की पढ़कर बताई थी, जो आज तक का उनका कार के सबसे बड़े सेल्समैन माने जाते हैं। उनका अभी तक का रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा। उनकी बायोग्राफी में वो इसी पे कहते कि एक संतुष्ट ग्राहक आपको कम से कम 250 और ग्राहकों तक पहुंचाता है। ये उन दिनों उन्होंने लिखा था जब ट्रंक कॉल लगते थे, ना एसटीडी थी, ना मोबाइल थे। लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है। एक संतुष्ट ग्राहक आपको हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक आपको जोड़ सकता है। इसलिए हर ग्राहक के साथ मैंने दिल से जोड़ने की कोशिश की। जब भी मैं हैंड कार्ड पे होता, मैं ग्राहकों के, कस्टमर के बिहेवियर पे काफी रिसर्च करता कि मेरे प्रोडक्ट पे छूकर क्या बातें होती हैं, उनके अभिप्राय क्या होते हैं। कई बार ऐसा भी होता, ये मेरे जो रिसर्च है वो मुझे आज ये कहने के लिए मजबूर करे। कई बार ऐसा होता है इस हैंड कार्ड पे कि जो सामने बहन होती, उसके हाथों से ढेरों चूड़ियों की आवाज आती होती, और हस्बैंड साथ में होता, वो बड़ा इंसिस्ट करता होता अपनी वाइफ को, कह रहे देखो कितनी प्यारी कैंडल है, तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन
टेंट सबके लिए खरीद लो। यहाँ जितने भाई बहन आप मेरे सामने बैठे हैं सबको मालूम है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से शॉपिंग के लिए इंसिस्ट नहीं करता, लेकिन वहां पे होता और साथ में जो ये चूड़ियों की आवाज आ जाती तो मेरे कस्टमर बिहेवियर की रिसर्च मुझे तुरंत बता देते कि ये सामने खड़ा बंदा नया नया शहीद हुआ लगता है, आपको एक मैं विनती, आपको मैं एक रिक्वेस्ट ये बिल्कुल कर देता हूँ कि आप ये बिल्कुल मत सोचना कि बड़ी सीरियस वाली बातें चल रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता बिल्कुल कि नया नया शहीद हुआ लगता है। और ये एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको देना चाहता हूँ कि एक इंडिविजुअल ग्राहक आपको किन बुलंदियों तक लेके जा सकता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसा ही वो चूड़ियों की आवाज आना, वही इंसिस्ट करना, मुझसे रहा नहीं गया, पूछने पे पता चला 10 दिन पहले उनकी शादी संपन्न हुई है। जट से उस हैंड कार्ड पे सिद्धार्थ भाई जो पहली कैंडल हाथ में लगी शायद एक 60 रुपए वाला फ्लोटिंग फ्लावर था, मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट दी, थोड़ा हेजिटेट भी हुए। दूसरी जो कैंडल खरीदी उसके दाम चुका है। जाते जाते पीछे जो एक ग्रोसरी शॉप था उसका लैंडलाइन नंबर लिया, गए। एक 15 दिन के बाद उस नंबर पे मुझे फोन आया, मैं उनको कुछ कहूँ उसके पहले उन्होंने अपना बात करना शुरू कर दिया कि आपने हमें वो वेडिंग गिफ्ट दी थी, आपको याद ही होगा। हाँ सर, कहिए क्या कर सकता हूँ आपके लिए। देखो भावेश, मैं आपको मेरा कार्ड नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ पुणे इन्फोसिस में मैं बहुत बड़ी पोस्ट पे काम करता हूँ और एक 40 दिन के बाद बहुत बड़ा फंक्शन हमने फेज 1 फेज 2 में रखा हुआ है। बस लास्ट तक इतनी कैंडल लेके आओ, आपके रहने खाने की सब व्यवस्था हमने यहाँ पे कंपनी के गेस्ट हाउस में कर रखी है, तो और कोई प्रॉब्लम की दिक्कत ही नहीं है, बस आप आ जाओ यहाँ पे। मैंने उनको बहुत धन्यवाद किए। उन दिनों जो 50-60 डिजाइन में बना लेता था, दिन रात मेहनत करके मैंने उसकी थप्पी लगानी शुरू की और तय दिन 2 गाड़ियां भरकर कुछ दोस्तों को साथ में लेकर हम पहुंच गए इन्फोसिस में, जैसे उन्होंने वादा किया था। हर व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन एक बहुत प्यारा काम उन्होंने किया था। हर एक एम्प्लॉय को उन्होंने मेल करके मेरे प्रोजेक्ट के बारे में बता रखा था कि आप किसी और स्टॉल पे जाओ मत जाओ, इस कैंडल के स्टॉल पे आपने जाना ही जाना है। और उनकी इस नेटवर्किंग का ये फायदा हुआ कि अभी तीसरा दिन जो लास्ट डे था एग्जीबिशन का, अभी तो शुरू ही हुआ था और हमारी कैंडल खत्म होने को थे। बाद में तो हमने कुछ कैंडल बचा के रखी थी, सैंपल दिखा के हम ऑर्डर बुक कर रहे थे कि महाबलेश्वर जाके आपको भिजवा देंगे। कंपनी ने आने वाले त्योहारों के लिए हमारे बहुत ऑर्डर दिए और उस 60 रुपये वाले फ्लावर ने ये कमाल किया जो कभी मैंने उनको वेडिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। जब हम इन्फोसिस से लौटे तो 19 लाख रुपए का बिजनेस लेके लौटे। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अब आईटी के ये जो लोग हैं वो पूरी जिंदगी कहाँ एक कंपनी में बिताते हैं, और जब दूसरी कंपनियों में गए उन्होंने वहाँ हमारे साथ में हम सबको वहाँ पे जोड़ा। जब वे हमारे अलग अलग स्टॉल पे गए, महाबलेश्वर जब आए तो परिवार के साथ यहाँ पे जरूर आए हमारे सेंटर पे, और उन्होंने जो बिजनेस दिया वो बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा वो बोनस के तौर पे था। लेकिन उस हैंड कार्ड पे एक बात ऐसी घटी ग्राहकों के साथ हृदय का जुड़ाव करते करते कि नीता जी मेरी धर्मपत्नी उन दिनों मुंबई से एज ए टूरिस्ट आई हुई थी और मुझे अकेला देखकर उसने रोज शाम को आकर मुझे 18 दिन वहां पे हेल्प की और मेरी खूबसूरती काम कर गई और 19वें दिन उसके तरफ से शादी का प्रस्ताव आ गया। हाँ जी, काफी रिच परिवार की 8 पेट्रोल पंप की इकलौती वारिस और रोज शाम को आके मुझे हेल्प कर दिया करती थी। लेकिन 19वें दिन उसने जो बात कही थी, आज एक एक शब्द मुझे याद है कि भावेश, मैंने बचपन से सिर्फ पैसा देखा। अक्सर लड़कियों के ब्याह बड़े घर में कर दिए जाते हैं, बड़ा घर मतलब ज्यादा पैसा। मुझे जिंदगी में पैसों के सिवा कोई बात ही समझ में नहीं आई। लेकिन यहाँ 18 दिन काम करके अब खरे अर्थ में मुझे मेरी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। तुम्हारे पास आर्ट है, लेकिन तुम्हें एक साथी सपोर्ट की जरूरत है, और बस हम दोनों एक होते हैं और मिलकर ऐसे कई हमारे दिव्यांग मित्र हैं जिनके लिए काम करना बहुत जरूरी है। मैंने तो इसकी बात सुनकर वहीं पे हथियार डाल दिए, उस फुटपाथ पे ही हमने आपस में एग्रीमेंट कर ली। लेकिन संजय भाई साहब वहां पीछे विलन बहुत थे, वो कहाँ मानने वाले थे। माता पिता तो बड़ी मुश्किल से कन्विंस हो चुके थे, लेकिन और भी जो इनलॉज साथ में आए थे, क्योंकि बड़ा सा बंगलो लेके वो पूरा समर यहाँ रुका करते थे 2-2 महीना, तो और जो इनलॉज थे उन्होंने शर्त रख दी कि अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद शादी। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा। वैसे बीच में मैं आपको और एक और बात बता दूं कि उन दिनों में हैंडसम बहुत हुआ करता था।
बोल रहे हो तो मुझे अब कारण समझ में आया कि अब नीता जी मुझे स्टॉल पे क्यों जाने नहीं देती, क्योंकि टूरिस्ट तो आज भी आते हैं। इन लोग ने ये शर्त रख दी कि अभी सगाई करते हैं, 1 साल के बाद शादी। उनको लगता था इस 1 साल में लड़की के सर से समाज सेवा का भूत उतर जाएगा, वो अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे। लेकिन बाद में मैं कहाँ मानने वाला था, बड़ा ढीठ किस्म का इंसान। हर हफ्ते मैं मुंबई पहुंच जाता उससे मिलने के लिए कि कहीं वो अपने विचार न बदल दे। अभी आप सोचें कि एक स्ट्रीट होकर वो कहाँ से हर हफ्ते पैसा निकाले, बस भाड़ा कहाँ से निकाले। तो आजू बाजू के जो फेरी वाले थे उनसे उधार के पैसे लेके उस स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में मुंबई जाना, उस 8-9 घंटे में मुंबई पहुंचना। लेकिन उधार के पैसे में बॉम्बे पहुंचते पहुंचते मेरे दिल की हर धड़कन उन दिनों एक ही बात कहती थी कि सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, सांसों में वो मेरे समाया भी बहुत लगता है, वो शख्स मुझे पराया भी बहुत लगता है। तमन्ना तो यह है कि रोज उससे मिलने जाऊं, लेकिन क्या करूं, आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। हर बार हुआ कि उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लूं, फिर लगता मेरी छोटी सी गिफ्ट उसकी उस आलीशान फ्लैट में क्या दिखने वाली है, चलो कुछ फ्लावर ही ले लेते हैं। लेकिन साल भर गया, लेकिन एक भी फ्लावर मैं उसके लिए नहीं खरीद पाया, क्योंकि जब जब मैंने फ्लावर खरीदने की बात सोची, दिल की धड़कन से एक ही बात आई कि वो इतनी हंसी है, वो इतनी हंसी है कि मेरी खुशी का क्या जवाब दूं, खूबसूरती के पन्नों से उसको क्या खिताब दूं। कोई फूल होता तो जरूर माली से मंगवा लेता, जो खुद एक गुलाब है उसको क्या गुलाब। साल पूरा हुआ, मैं नहीं चाहता था वो अपने घर से 1 रुपया भी लाए। मेरी इन भावनाओं की उसने बहुत कदर की और बस महाबलेश्वर के स्कूल के एक छोटे से क्लासरूम में दोस्तों को चाय शरबत पिला के हमारी शादी संपन्न हुई। 3-4 दिन से हमने उस हैंड कार्ड पे काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक गिल्ट, एक जिल्लत, एक शर्म बिल्कुल थी कि जिस मकसद के लिए हम जुड़े थे वो कहीं पूरा नहीं हो पा रहा था। हम यहाँ खुददारी स्वाभिमान की बड़ी बड़ी बातें करते और तभी लकड़ियां पटकते हुए और हमारे दृष्टिबाधित मित्र भिक्षा मांगते हुए निकल जाते। ये बड़ा दुखद होता था। ऐसे ही एक 5 दोस्तों को हमने स्टॉल पे बुलाया, उनके लिए चाय वगैरह मंगवाई, कुछ दोस्ती करने की कोशिश की और काफी फोर्स करने की उनके तरफ से बात समझ में आई कि दिन भर की इस भिक्षा से 80-90 रुपए वे लोग जोड़ देते हैं। उन दिनों मेरी हैसियत नहीं थी, लेकिन कहीं से आगे बढ़ना था। मैंने उनको 300 रुपए रोज का देने का वादा किया। रहने खाने की व्यवस्था मैं बोला मैं करूंगा और उस घटिया काम में से उनको बाहर निकाल कर मैं और नीता खड़े अपने उस दिन हमने सनराइज कैंडल की शुरुआत की और 5 ब्लाइंड मित्रों को लेकर हम छोटे से भाड़े के कमरे में पहुंचे। दूसरे दिन हमने कुछ व्यवस्थाएं वैसे देख रखी थी आगे बढ़ने के लिए भाड़े की। तो यहाँ बीच में ही लिंगमाला वाटरफॉल के पास एक सिंडोड़ा करके गांव है, जहाँ पे हमने 8 कमरे भाड़े पे ले लिए। 4 कमरे हमारे इन ब्लाइंड बच्चों के रहने के लिए और 4 कमरे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। लेकिन ये ब्लाइंड लोगों का नेटवर्क इतना जबरदस्त होता है कि 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। वो साल भर में 500 रुपए का रिचार्ज नहीं कराएगा अपनी मोबाइल में, लेकिन रोज सुबह कॉल सेंटर में फोन करके ये जानने की कोशिश वो जरूर करता है कि आज का नया जो नेटवर्क इसमें क्या स्कीम कौन सी नहीं आई है। और इसी नेटवर्किंग के चलते 5 के 25 कब हो गए हमें भी पता नहीं चला। अब रोज के इनके 300 रुपए देना, उनके रहने खाने की व्यवस्था, वर्कशॉप का भाड़ा, कच्चा माल मंगाना और बेचने के लिए छोटी सी हैंड कार्ड थी। ये बड़ी दिक्कत वाली बात थी। तब लगा कि अब ये समाज सेवा ज्यादा दिन नहीं चलेगी, आज नहीं तो कल हमें ये बंद करना पड़ेगा। उन दिनों बड़े बुजुर्गों की बात मुझे पता नहीं क्यों बार बार मेरे दिमाग में चल रही थी कि जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। जो गरीब परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं उनको अक्सर ही सुनना पड़ता, कहीं अपनी मर्यादा लांघी नहीं के एक हथौड़ा चल जाता है कि अपनी मर्यादा में रहो, जितनी चद्दर है उतनी पैर पसारना सीखो। और मुझे लगा शायद वो पहली बार मुझे उन दिनों ऐसा लगा कि वे शायद ठीक ही कह रहे थे। हम ही नाहक इन समाज सेवा की भावनाओं में बह गए। दिमाग में तो उनकी बातें चल रही थी, लेकिन दिल की गहराई से कुछ और आ रहा था कि ये क्या बात हो गई। उस निर्जीव चद्दर के लिए हम अपने सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें। हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते। और इन विचारों ने बड़ी जबरदस्त ऊर्जा भर दी। आप चाहें तो इस लाइनों पे ताली भी बजा सकते हो।
इन बातों ने बहुत जबरदस्त ऊर्जा भर दी। और लकीली उन दिनों रेडियो जो हमारा सबसे प्यारा दोस्त होता है, उन्हीं दिनों मैंने ये जो मानसिकता से मैं लड़ रहा था, उन्हीं दिनों मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की बहुत सुंदर स्पीच रेडियो पे सुनी थी। और उसमें एक लाइन मुझे इतनी अच्छी लगी जिसको मैंने अपना गुरु मंत्र बनाया कि इंतजार करने वालों के हाथ में उतना ही आता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ दिया करते हैं। इस लाइन से प्रेरणा लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी इमारतों की राह न देखते हुए एक माइक्रो प्रोजेक्ट पे काम करते हुए आगे चलकर जहां हमें और एक टेबल मिली, हमने हमारी शोरूम खड़ी कर दी। जहां एक कमरा मिला आजू बाजू में, हमने तुरंत हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी। जहां कोई भाड़ा मांग रहा था होटल रिसोर्ट्स में, हमने भाड़ा दे दिया, लेकिन हम वहां पे हमारा शोरूम तुरंत खड़े करना चाहते थे। और आजू बाजू से डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जब आजू बाजू के राज्यों के बच्चे जुड़ने लगे तो बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन रहा था। और नीता नहीं चाहती थी कि कंपनी में कोई मालिक नौकर हो, तो सनराइज कैंडल को डिजाइन ही इस तरह से किया गया कि जितना मैन्युफैक्चरिंग का काम है सब नंग पे डाला जाए, मार्केट पूरा डिडक्शन पे डाला जाए। और हर कोई हमारा पार्टनर था, हर कोई अपना 100% दे रहा था। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो कभी एक डिजाइन से शुरुआत हुई थी, आज 10,700 से ज्यादा डिजाइन सनराइज कैंडल प्रोड्यूस करती है। जो 20 किलो से शुरुआत हुई थी, गए साल हमें 2,500 टन कच्चा माल कम पड़ गया। आज 71 यूनिट चलती हैं 14 राज्यों में, जहां 9,500 से ज्यादा मेरे दृष्टिबाधित परिवार अपने पैर पे खड़े हैं। कोई किससे दबके नहीं, हर कोई हमारा पार्टनर है। एक 20-25 हजार से लेके 50-60 हजार मंथली हर कोई इनकम प्राप्त कर लेता है। जो घर इनको संभालने के लिए तैयार नहीं थे, आज काम करके पैसा भेजकर वे लोग अपने घर संभालने लग गए। करीब 67 कंट्रीज में हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और हम ईश्वर खुदा को थैंक यू क्यों ना दें कि उन्होंने 2 के बदले ये 10-10 आंखें बख्श दी। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन आज हमारी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा तो वो दिन गए जब हम कहते थे कि कस्टमर किंग है, लेकिन मैं समझता हूं कि कस्टमर बात की बात है, जो हमारे लिए काम करता है खरे अर्थ में वो किंग है, वो किंग मेकर है। अगर उसका शोषण न हो, उसका हिस्सा उसको प्रॉपर मिल जाए, तो फिर हमें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं रोक सकती। और ये 1.5 साल लॉकडाउन का, 3 लॉकडाउन जो हमने झेले, यही 9,500 बच्चों ने सनराइज कैंडल को और मजबूत किया। अपने अपने एरिया से जो इतने सालों का 7.5-8 लाख ग्राहकों का डेटा हमारे पास में था, हमने हर एक ग्राहक को रोज फोन किया, उनको हमने शुभकामनाएं दी। ट्रांसपोर्ट बंद था, कुरियर सर्विस बंद थी, स्पीड पोस्ट को हमने हमारा माध्यम बनाया और उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल ग्राहक को हमने गिफ्ट भेजे। हर इंडिविजुअल को 50-50 नंबर दिए जाते थे, फोन नंबर हमारे ब्लाइंड मित्रों को। उसका यही काम होता था कि रोज उसने ग्राहकों के साथ बातें करनी, क्योंकि और तो कुछ काम था नहीं। और इस नेटवर्किंग का ये फायदा हुआ कि आज ये 9,500 के करीब जो ब्लाइंड और दिव्यांग मित्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो 3 शिफ्ट में भी काम कर लें, फिर भी 2027-28 तक का काम हमारे पास में आ चुका है। इतना काम हो चुका है जी इसमें। लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि वसीले पहचान से तो बहुत काम मिल सकता है, लेकिन हम काम ही ऐसा क्यों ना करें कि काम ही हमारी पहचान बन जाए। तो हमने क्वालिटी को हमारा सबसे पहला सबक बनाया। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात थी कि हमने मेहनत करके आगे बढ़ना। कोई सरकारी ग्रांट या कोई प्लान, कभी कुछ लोग जोड़ गए तो संस्था बन गई, और फिर वो संस्था के माध्यम से तो कभी हम आगे नहीं बढ़ पाते। और मैं एक बात जरूर समझ पाया कि कोई भी अपॉर्चुनिटी, संधि तक आके कभी हमारा दरवाजा नहीं खटखटाती, हमें खुद हमारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। हमारी तो टैगलाइन ही है कि लेट्स नॉट गिव सिंपैथी बट एन अपॉर्चुनिटी। और ये वाक्य हुआ जब 2008 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से हमें बेस्ट ब्लाइंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक नेशनल अवार्ड दिया गया। अवार्ड देकर नीता अंबानी जी और मुकेश अंबानी जी तो गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर फंक्शन के बाद अपनी कार में बिठाकर हमें नरीमाइन पॉइंट मैकर चैम्बर 4 के 9th फ्लोर पर ले गए। अपनी कैबिन में ले जाकर मेरे हाथ में कवर देते हुए कहा कि अंबानी साहब चाहते थे कि कवर आप तक पहुंचे। मैंने कहा सर क्या है इसके अंदर? उन्होंने कहा इसमें 51 लाख का चेक है, हमारी अवार्ड
बोर्ड कमेटी आके देख के गए थे कि किस भाड़े की व्यवस्था में आप काम करते हो, तो ये पैसे रखो और पैसे चाहिए तो मांग लेना, रिलायंस आपके काम से बहुत खुश है। मैंने उनको झट से वो कवर वापस देते हुए कहा, नहीं सर, आप देना ही चाहते हो तो काम दीजिए, ये चेक तो मुझे जंग लगा देगा, मुझे पैसों की नहीं, मुझे काम की जरूरत है। इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे सिस्टर कंसर्न, कितने सारे गिफ्ट आर्टिकल आपको लगते हैं, तो फिर उसमें आप हमारे प्रोडक्ट का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? हमारे प्रोडक्ट में उजाला है, खुशबू है और पीछे अनगिनत हाथों को रोजगार जनरेट हो सकती है। और ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से टिल टुडे हम रिलायंस इंडस्ट्री की हर दिवाली गिफ्ट बनाते हैं, न्यू ईयर गिफ्ट बनाते हैं। अब मुझे बताइए, इससे बड़े एंटरप्रेन्योरशिप की बात और क्या हो सकती है कि कभी 51 लाख का चेक रिलायंस को लौटा कर, या मैं तो यूं कहता हूं कि 51 लाख हमने रिलायंस में इन्वेस्ट किए और 2008 से टिल टुडे हमें करीब करीब 115 करोड़ से ज्यादा का काम रिलायंस दे चुका है। अब रिलायंस का परचेस ऑर्डर आया तो और काफी कंपनियों ने हम पे भरोसा करना शुरू किया कि भाई हम रिलायंस के वेंडर हैं तो जरूर कुछ होगा। और आज हजारों की संख्या में कॉर्पोरेट्स के साथ हम लोग काम करते हैं। 2014 में हमने किंगफिशर के लिए सिद्धार्थ भाई साहब एक प्रोडक्ट बनाया था, इस तरह से ये बियर मग है ना, आपको ऐसा टेम्परेचर बिल्कुल मुंह में पानी लाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये मोम से बना हुआ है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका है कि ये चिल्ड भी नहीं है। इस तरह से हमने 3.5 लाख पीस किंगफिशर के लिए बनाए थे। लेकिन संजय भाई साहब, हम रोज सुबह उठकर ईश्वर खुदा का बहुत थैंक यू कहते हैं कि मालिया जी भागे, उसके पहले पेमेंट आ गया। सिद्धार्थ भाई साहब, मैं मेरे बड़े भाई सिद्धार्थ भाई के साथ अभी इंग्लैंड के चक्कर लगाता होता वसूली के लिए। आज 500 से ज्यादा मैनेजमेंट कॉलेज सनराइज को केस स्टडी करती हैं। मैं उन तमाम काफी कॉलेजों में हम गेस्ट स्पीकर जाते हैं, उन तमाम विद्यार्थियों से कहता हूं कि चीजें बनाना बहुत आसान है, आज नहीं तो कल आप वो स्किल सीख ही जाओगे, लेकिन सबसे जरूरी है चीजें बेचना। क्योंकि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हम उठा ले, उसमें हमें ये कहावत मिलेगी ही मिलेगी कि अगर बेच सकते रहो तो फिर मिट्टी भी बेच सकते हो, नहीं तो आप सोना भी नहीं बेच सकते। इसलिए मार्केटिंग सबसे जरूरी है। 2012 में इसी यूनिट पे सत्यमेव जयते की शूटिंग हुई, आमिर खान जी आए थे और आधे घंटे का पूरा एपिसोड बनाया गया। 2014 में पहली बार हमें कैंडल इंडस्ट्री के लिए अंध स्वयं रोजगार का राष्ट्रपति पुरस्कार नेशनल अवार्ड दिया गया। माननीय प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति थे, चलो बड़ी खुशी हुई कि इस तरह से एक राष्ट्रीय स्तर पे सराहे गए। लेकिन 2016 आते आते ये खुशी हजारों गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि हमें 2016 में 58,000 ओपन कैटेगरी के नॉमिनेशन में से एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। वहां पे पीछे नीता जी ने उन दिनों दूसरा राष्ट्रपति पुरस्कार लिया और 2019 में वेंकैया नायडू जी ने तीसरा नेशनल अवार्ड दिया। और तभी रामनाथ कोविंद सर ने मुझे और मेरी धर्मपत्नी को राष्ट्रपति भवन पे चाय पे बुलाया था। ये हमारे लिए किसी नोबेल पारितोषिक से कम था। लेकिन 2014 का जब नेशनल आया, उसके बाद जब हम महाबलेश्वर लौटे, मैंने महाबलेश्वर आके पहला सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि जो आजू बाजू के स्ट्रीट होकर थे, जिन्होंने कितने बार वो जगह खाली कराने के लिए मेरी हैंड कार्ड फेंक दी थी, वो तो कहते हैं कि भाई तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है, किसी मंदिर मस्जिद के बाहर बिठा देते हैं, चाहिए उतना फंड जमा करो। कहाँ ये बनाने बेचने के झंझट में उनको मैं इग्नोर करके जब काम पे लगता तो नतीजा ये होता कि मेरी हैंड कार्ड वहां फेंक दी जाती, बहुत परेशानी होती थी। दिल्ली से लौटकर मैंने उन तमाम फेरी वालों को ढूंढा, उनके घर गया, उनको मिठाइयां दी, उनको गले मिला और मैंने उनको एक बात जरूर कही कि आपने मेरी हैंड कार्ड फेंकी नहीं रही थी तो मैं राष्ट्रपति भवन तक पहुंच ही नहीं पाता। आपने मुझे बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर दिया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये काम मैंने करना ही करना है। तो जिंदगी में जो हाइडल स्पीड ब्रेकर हैं वो हमें नीचे गिराने के लिए नहीं, ऊपर उठाने के लिए है। मान्यवर विवेकानंद जी कितनी सुंदर बात कहते थे इस मानसिकता पे कि जिस राह पे हम चल रहे हैं और उसमें रुकावटें नहीं आ रही तो समझो राह ही गलत है। और इसके लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मुश्किलों से भाग जाना,
मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा एक नया इम्तिहान होता है। डर कर जीने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, जो लड़कर जीते हैं उनके कदमों में जहां होता है। तो बस हम संघर्षों से लड़े, नहीं पीठ दिखा के हम भागे। उस छोटी सी हैंड कार से यहां तक का जो सफर है, मैं समझता हूं उसमें एक ही शब्द काम आया और वो था हार्डवर्क। हार्डवर्क और सिर्फ हार्डवर्क। मैं सभी से कहता हूं कि एक सही एंगल पे, सही दिशा पे या सही डिग्री पे अगर हार्डवर्क किया जाए तो सही डिग्री के हार्डवर्क के सामने हार्वर्ड की कई कई डिग्रियां फीकी पड़ सकती है। अभी आप कहोगे कि ये सही डिग्री का हार्डवर्क मतलब क्या, तो इसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है कि रात को 4 बोतल वोडका उड़ेली और वो बोट को हले से मार रहे हैं, सुबह नशा उतरा, सुबह हुई, उजाला हुआ, तब पता चला कि बोट की रस्सी जो पेड़ से बांधी थी वो रस्सी खोलना ही भूल गए थे। ये फिजूल का हार्डवर्क है, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आगे बढ़ना है तो बस उस सही डिग्री पे हार्डवर्क करने की बहुत जरूरी है। और इस हार्डवर्क मेहनत के लिए इतना जरूर कह सकता हूं कि ये जो दिया है मोमबत्ती के, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है कल लंबी पतवार बन सकती है, आग की छोटी चिंगारी आग की ऊंची दीवार बन सकती है, मिट्टी जो रौंद दी गई पैरों तले वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं। आज आप सब भी रोज युद्ध से मिलते हैं, लेकिन आज युद्ध की एक मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि बस लिफ्ट में जाओ, बटन दबाओ और रातों रात टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएं। लेकिन ये स्टेप स्टेप करके आगे बढ़ने का आनंद बहुत बड़ा है। हमने हमारे चारों ओर एक्सक्यूज और बहानों की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी ना कि मुझे दिखता नहीं, सुनाई नहीं देता, मैं गरीब परिवार से, मैं किसान के घर से, मुझे आरक्षण नहीं मिला, और बस हमने सिर्फ एक बहाने हमारे चारों ओर, एक अदृश्य दीवार हमारे चारों ओर खड़ी कर दी। लेकिन मैं समझता हूं जो है बेस्ट है, ईश्वर खुदा ने हमें जैसा बनाया बेस्ट है। नहीं तो एमए की 2-2 डिग्रियां फर्स्ट क्लास की मेरे पास भी थी, थोड़ी और कोशिश कर लेता तो मैं भी किसी बैंक में क्लर्की करता होता, मैं भी किसी नीरव मोदी को लोन सैंक्शन करता होता। लेकिन ये नहीं हो पाता, इन हजारों हाथों को रोजगार जनरेट नहीं हो पाता। हम सिर्फ ये बहाने और कंप्लेन में हमने पूरी अपनी जिंदगी बिता दी। तो जो है बेस्ट है, हम बस उसको ईश्वर खुदा को थैंक यू कहें, आगे बढ़े। अभी आप तो सब जिस संस्थान से आते हो, तो ऐसे काफी स्कूल कॉलेजों में मैं बच्चों से मिलता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी बातों में बड़ा हताशा, डिप्रेशन का माहौल है। वही टीनेजर्स के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के ब्रेकअप वाली बात हो, या कहीं एटी केटी लग गई, या कहीं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं कर पाया, बस मुंह लटकाए हुए बैठे हैं। काफी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप मिलता हूं तो वो मुंह लटकाए हुए बैठे हुए, सब कुछ होते हुए। कारण जानने की कोशिश करता हूं तो कहते 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, हमने स्टार्टअप शुरू किया और सफलता नहीं मिल रही। मैं उनसे कहता हूं कि भाई हमने पूरी जिंदगी बिता दी, काफी ऐसे लोग हैं जो आज भी सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कितने सारे एग्जाम्पल हमारे पास में है। 1945 में विप्रो जलगांव में तेल बनाने के कारखाने से विप्रो की शुरुआत हुई थी। 87-88 तक तो 787 नाम का वो लॉन्ड्री बार बनाकर बेचते थे, और आज 2.2 लाख करोड़ की कंपनी है। 1.5 लाख करोड़ का तो उनका कॉर्पस फंड है। 1950 में रिलायंस मसाला बेचती थी। धीरूभाई अंबानी साहब जब तक थे 90,000 की कंपनी थी, 90,000 करोड़ की। आज 19 लाख करोड़ की कंपनी है। लेकिन इसको वक्त लगता है। आपको ज्ञात हो कि नहीं, लेकिन इन्फोसिस को 1990 में 2 करोड़ में खरीदने की ऑफर आई थी। आज इन्फोसिस 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। इसको वक्त लगता है, एक धीरज, पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं उन तमाम विद्यार्थियों को एक एग्जांपल जरूर देता हूँ 3 इडियट फिल्म का, कि वो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को हेलीकॉप्टर बनाने का उस फिल्म में प्रोजेक्ट दिया जाता है। वो हेलीकॉप्टर बना भी लेता है, आप सबने देखी रहेगी, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसको उड़ा नहीं पाया। तो आज यूथ तुरंत हथियार डाल देता है। उन सबसे कहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़े सफलता हमारे कदमों को चूमेंगी, पहले असफलताएं भी मिलेगी। तो उन असफलताओं का स्वीकार करें और आगे बढ़े। उन तमाम मित्रों से मैं कहता हूं कि कभी भी जिंदगी में असफल
सफलताएं आए, बस उस चाबी के गुच्छों को हम याद कर लें जिसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। और इसके लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि होके मायूस न कभी ढल जाना, होके मायूस न कभी ढल जाना, शाम के अंधेरे की तरह जीवन एक सुबह है, रोज उगते रहो भोर के सूरज की तरह। दिन, हाँ जी आप बिल्कुल ताली बजा सकते हैं जो हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आगे बढ़ने की बहुत जरूरत है। महात्मा गांधी जी के 3 बंदरों वाली बात आपने, मैंने, हम सब ने बचपन से सुनी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो कहो, लेकिन दोस्तों उसमें मुझे लगता है कि और एक बंदर को शामिल करने की जरूरत है और वो है बुरा मत सोचो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल हमारे साथ ऐसा होता है। एक ताकत इस पृथ्वी पे बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। ओशो, आचार्य रजनीश इसको अस्तित्व का नाम देते थे। किसी फिल्म में शायद ओम शांति ओम में शाहरुख खान इसको, आज उसका बर्थडे भी है शाहरुख खान जी का, वो शायद इसको कायनात का नाम दे दे। तो हजारों नाम हो सकते हैं, लेकिन एक ताकत बिल्कुल है जो हमारे विचारों को पूरा करने के लिए तत्पर होती है। फिर अच्छा क्यों ना सोचें, पॉजिटिव क्यों ना सोचें, दूसरों की बुराइयां और दूसरों की वीकनेस ढूंढते ढूंढते फिर जाने का वक्त आ जाता है और फिर इतना ही कहना पड़ता है कि मैं अपने अंतिम दिनों में बस यही सोचता रहा कि धूल तो चेहरे पे थी, मैं नहा के आईना पोंछता रहा। तो आईना तो साफ ही है, हम अपने चेहरे की धूल को साफ करें, आगे बढ़ें। अच्छा, काफी मित्रों से मैं हाथ मिलाता हूँ तो उनकी हर उंगली में अंगूठी, मैंने कहा इतनी सारी अंगूठियां आपने क्यों पहनी हुई है? तो कहते आपको पता नहीं चलेगा, हमने भी बड़ी मेहनत कर ली, बड़े पापड़ बेल लिए, बस इन ग्रहों के ऊपर में छोड़ा है, वही नैया पार लगाए। वापस मुझे समझाते भी है कि देखो ये जो लाल वाला पत्थर का टुकड़ा हमने लगाया हुआ है वो मंगल ग्रह का, सफेद वाला किसी और ग्रह का, दुनिया भर के पत्थर के टुकड़े उन्होंने अपनी अंगूठियों में सजाए हुए हैं। मैं आपने भी ऐसी कोई अंगूठियां पहनी हो तो उसको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन तमाम मित्रों से कहता हूं कि छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े और वहां वो करोड़ों 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 किलोमीटर दूर के ग्रह तुम्हारा क्या अच्छा बुरा करेंगे? उनको और कोई काम धंधा नहीं है क्या कि छोड़ छाड़ के तुम्हारी अच्छाई के लिए लग जाएंगे? और वामनराव पै मराठी साहित्य में कितनी प्यारी बात कहते हैं कि तुझ तुझे जीवनाचा शिल्पकार, हम सब हमारी जिंदगी के शिल्पकार हैं। बाहर का कोई धागा तावीज ग्रह आके हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता, लेकिन जो आज इस अंधविश्वास की दलदल में अटके हुए हैं उन तमाम मित्रों को मैं आज इस मंच से ये जरूर कह देना चाहता हूं कि शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, शब्दों के शमशेर चलाता हूं मैं, पानी से तस्वीर बनाता हूं मैं। कायर है वो, अरे कायर है वो जो किस्मत की बात करते हैं, अरे किस्मत की तो खुद तस्वीर बनाता हूं मैं। हमारी जिंदगी की तस्वीर बनाने वाले हम खुद हैं दोस्तों। लेकिन उस एक 10-12 मिनट और ले सकता हूँ? जी बिल्कुल। तो उस 1988 की साइकिल टूर के बाद क्या हुआ कि जिंदगी से स्पोर्ट्स करीब करीब निकल चुकी थी, लेकिन थोड़ा पगभर हुआ तो 27-28 की उम्र में मैंने वापस खेलना शुरू किया। बचपन से गोला फेंक, थाली फेंक, भाला फेंक मेरे पसंदीदा खेल थे, तो उसी और आगे बढ़ा। आप सब जानते हैं जैसे ओलंपिक है वैसे पैरा ओलंपिक। 98-99 में पहली बार मुझे स्टेट खेलने का मौका मिला, 99 में पहली बार नेशनल खेला और 2001 में बेंगलोर में ऐसा एक नेशनल हुआ जिसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया, गोल्ड मेडल हासिल किया और तब से आज तक मैं शॉर्ट पुट का पैरा ओलंपिक का नेशनल रिकॉर्ड लेके हूँ। अब तक मेरे पास में 117 पैरा ओलंपिक मेडल्स हैं। 117 मेडल्स मेरे पास में हैं, लेकिन ये सब श्रेय नीता को जाता है क्योंकि एक तो मैं स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन हूँ, मैं एग भी नहीं खाता, लेकिन वो मेरी कोच भी है।
बाकी सब तो ठीक चलता है, क्योंकि पहला जो गोल्ड मेडल आया तो उसने कहा आपको 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जिम तक जाना पड़ता है, कितना अच्छा हो जिम ही आप तक आ जाए, तो उसने यहीं पे एक जिम लगा दी। अब हालत ये हो जाती है कि रोज सुबह 4 से 8 जिम में जाना पड़ता है। आज 51 की उम्र में आज भी 350-400 पुशअप्स निकालता हूँ, उसके बिना नाश्ता मिलता है। कभी रात को लेट हो गए और नहीं जा पाई जिम में तो फिर नाश्ता नहीं मिलता, फिर बड़ी मिन्नतें करो तो आधा सा पराठा दे दिया जाता है, दृष्टि दिखाते हुए वो आधे से पराठे के प्लेट को लेके जिम में वहीं किसी कोने में खड़े खड़े चेहरा नीचे करके गुनहगार की तरह खा लेता हूँ, और जूने जमाने का कोई गीत भी गा लेता हूँ कि अजीब नाश्ता है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। लेकिन खरे अर्थ में परेशानी मेरे स्पेन के कोच ने बढ़ाई, जो साई के तरफ से मुझे मिला। वो रोज मेल करके नीता से कहता कि बाकी सब ठीक चल रहा है, लेकिन स्टेमिना के लिए भावेश ने हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन 5-6 किलोमीटर तो दौड़ना ही चाहिए। अभी उसको क्या मालूम, यहाँ हालत खराब हो जाती है। पहले तो पुशअप्स निकालो, वेट उठाओ, ग्राउंड प्रैक्टिस करो, उसके बाद वो कहता है दौड़ो भी। अब रिपोर्ट्स भेजनी होती है रोज साइकिल, तो चलो दौड़ लेते हैं। नीता ने अपनी कार में बिठाया और ले गई मुझे पोलो ग्राउंड में, महाबलेश्वर का बड़ा सा ग्राउंड है। उसने कहा करीब करीब 800 मीटर का एक राउंड है, तुम 10 राउंड लगाओ, तुम्हारी दौड़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे लगा किसी को बुला के रखा होगा, उसके साथ हाथ में हाथ डालकर बांधूंगा जैसे अक्सर ब्लाइंड भागते हैं, लेकिन उसके विपरीत उसने अपनी कार की डिक्की खोली, उसमें से 15 फुट की नायलॉन की रस्सी निकाली, एक छोर कैरियर को, दूसरा छोर मेरे हाथ में, देखो मैं अभी गाड़ी चलाऊंगी, तुम रस्सी पकड़कर भागो। और बस प्रैक्टिस शुरू हो गई। मैं भी बड़ा गदगद था कि क्या दिमाग पाया मेरी धर्मपत्नी ने, उसको पता न चले। इस तरह से मैं कई बार मनोमन उसको दंडवत प्रणाम भी कर दिया करता था, लेकिन ये खुशियां सिर्फ 7 दिन टिकी सिद्धार्थ भाई। 8वें दिन समझ में आ गया कि कहीं तो भी कुछ गड़बड़ है, और उस दिन से आज तक मुझे उससे बहुत दबके रहना पड़ता है। वैसे हर हस्बैंड को रहना पड़ता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा नीता से दबके रहना पड़ता है, क्योंकि आज गलती से ऊंची आवाज में कहीं उसके सामने बोल दूं तो दूसरे दिन ग्राउंड पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और बोलो जोर से फिर खींच के लेके जाया जाता है। लेकिन ये सब मेडल्स उसको समर्पित है। मैं उसको हर बार कहता हूँ कि नीता, मैं हर बार उसको कहता हूँ नीता तुम गांधारी से बड़ी हो, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा, यही सुना कि वो आंखों में पट्टी बांधकर बैठ गए थे, लेकिन आपकी सुंदर आंखों से मैं इस सुंदर दुनिया को देख पाया। उसको हर बार मजाक में ये भी कहता हूँ कि हस्बैंड वाइफ के संबंध 7 जन्मों के होते हैं, लेकिन आपको इतराज न हो तो 7 के साथ एक 0 और लगा देना है। इसी यहाँ पे हम लोग रोज सुबह असेंबल होते हैं प्रार्थना के लिए, और उस प्रार्थना में हर यूनिट पे हमने यही व्यवस्था की है, सुबह सब इकट्ठा हों, प्रार्थना करें, फिर अपने अपने कामों पे लगे। तो इस प्रार्थना में हम ईश्वर खुदा से यही दुआ करते हैं कि इन छोटी छोटी सफलताओं से ऐसा ना हो कि हम हवा में उड़ना शुरू करें, बस आप हमारे पैर जमीन से जोड़े रखें, क्योंकि जरा कुछ अदरवाइज सफलता मिली नहीं और लोग हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। और उन मानसिकताओं के लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शोहरतें कहाँ हर बार बुलंदी पे रहती है, शोहरतें कहाँ हर बार बुलंदी पे रहती है, जितनी ऊंची इमारतें हों हर बार खतरे में रहती है। तो जमीन से जुड़ाव बहुत जरूरी है। लेकिन हो ऐसा गया ना संजय भाई साहब कि आज कोई ब्लाइंड का रास्ता भी क्रॉस करा ले तो बस वो रास्ता क्रॉस कराने के बाद उसके मन में ये ख्याल बिल्कुल आ जाता है कि अब ईश्वर खुदा बनने से मैं फुट भर पीछे रह गया। तो हाउसफुल 4 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कहते हैं ना कि कभी कभी तो लगता है अपने भगवान है ना। तो हर आज ये खुदा भगवान बनने की ऐसी होड़ मची हुई है, और ये जो शॉर्टकट मार के उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं ना, उनके लिए मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं सिद्धार्थ भाई साहब कि गजरे के सब फूल नुकीले हो गए, गजरे के सब फूल नुकीले हो गए, तेरे हाथ के तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और साख के सब फूल अकेले हो गए, क्योंकि गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। और शिव बनना है, शिव बनना है, शिव बनना है तो पहले विस्पान भी करना होगा, शिव बनना है तो पहले विस्पान भी करना होगा। ऐसा नहीं कि जामुन खाए और होठ नीले हो गए। दोस्तों में ये मेहनत करना, तकलीफें उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन आज समाज में व्यवस्था ऐसी हो चुकी है ना कि हमने सब ने एक दूसरे को सिर्फ पैसों से तोलना शुरू कर दिया, किस कार में घूमता है, कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितना बैंक बैलेंस है, बस
चारों ओर एक ही मापदंड बन चुका है, पैसा 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 पैसा। मैं सभी से कहता हूं कि जिंदगी में पैसों की जरूरत है, सबको है, बहुत है, लेकिन उतनी है कि जब वो लगे तो उसको ढूंढने की जरूरत न पड़ जाए, लेकिन इतने भी न हो जाए कि फिर उसको छुपाने की जरूरत पड़ जाए। दोस्तों, ये बांटना बहुत जरूरी है समाज में। जो ज्यादा का पैसा है, नहीं तो अब आधार के साथ पेन और पेन के साथ क्या क्या जुड़ चुका है। कौन बनेगा करोड़पति कहना बहुत आसान है, लेकिन कौन बचेगा करोड़पति कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, कोई भी सफर में आ सकता है, लेकिन ये अभी राकेश झुनझुनवाला साहब 4 महीने पहले गए, 48,000 करोड़ की प्रॉपर्टी ऐसी छोड़ के गए। लास्ट का उनका यही स्टेटमेंट था कि ये पैसे मेरी हेल्थ को नहीं बचा सके। तो ये हेल्थ बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्तों का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है, अच्छे किताबों का होना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और अब सनराइज कैंडल भी अब हमारे लिए कोई बिजनेस नहीं है, ये एक यज्ञ है। जैसे 60s में वर्गीस कुरियन जी ने अमूल डेयरी की स्थापना की, आज हजारों किसानों को उन्होंने अपने पैर पे खड़ा किया, उसको व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। हमारे लिए एक ब्लैक रेवोल्यूशन है और बहुत काम करना बाकी है। हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष, जन्नत, समाधि आदि की बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जाने से पहले बस कम से कम एक 50,000 ही सही मेरे इन ब्लाइंड और दिव्यांग मित्रों को मैं उनके पैर पे खड़ा कर दूं, मैं समझूंगा मुझे मोक्ष नसीब हो गई। उस हैंड कार्ड पे रह के दोस्तों बातें करना आसान है, लेकिन उस हैंड कार्ड पे खड़े रह के, उस खुली गटर के बाजू में खड़े रह के ये बातें मैं नहीं कह सकता था। आज इन 28-29 सालों में उस माइनस से शुरू करके 250 करोड़ की कंपनी खड़ी करने के बाद ये मैं बिल्कुल कह सकता हूं। लेकिन मेरा अनुभव कहता है बांटने से कभी कम नहीं होता, जितना बांटो उतना और बढ़ता है। और इसके लिए मैं हर बार कहता हूं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे, पाक हो जाएंगे हम। हे जमी एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे हम। हे गरीबी यूं रास्ते में हमें अकेले मत छोड़ देना। हे अमीरी दूर हट, नापाक हो जाएंगे हम। लास्ट की 1-1.5 मिनट लेना चाहूंगा। जिस तरह से MRA के बैनर तले आज संजय भाई साहब और सिद्धार्थ भाई के साथ आप सब लोग आपस में मिलकर यहाँ आए हुए हैं, 4 दिन से 5 दिन से आप लोग इकट्ठा हो, ये आपस में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलने से रास्ते निकलते हैं। सिद्धार्थ भाई साहब, मैं समझ पाया हूं कि दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्यूशन नहीं है। जरूरत है सबने इकट्ठा होकर साथ में आने की। और ये जो जिस तरह से हम मिलकर आए हैं, MRA ने जिस तरह से, संजय भाई साहब ने जिस तरह से मैत्री, आत्मीयता और प्यार के धागों में हम सबको बांधा हुआ है, ये आपस में मिलना बहुत जरूरी है। और इस मिलने मिलाने पे इतना जरूर कह सकता हूं कि आके ही मिलते हैं हम, आके ही मिलते हैं हम, ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। आके ही मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले कि ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, बेच दो इसको तो कई कारे आ जाएं। दुश्मनी हो तो ऐसी हो कि कोई एक रहे, लेकिन ताल्लुक हो ऐसा कि पुकारे आ जाएं। जिंदगी दी है तो बस इतनी मोहल्लत भी दे दे कि दोस्तों का कर्ज उतारे फिर आ जाएं। और मुमकिन है, अरे मुमकिन है, इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ठहर जाना अगर रास्ते में कोई मजारे आ जाएं, आके ही मिलते हम ताकि बहारें आ जाएं। और जिस MRA के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं, मैं खुद को चार्ज करने के लिए उस पावन प्रीमाइसिस में जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन आज सब लोग आप ही खुद चलकर यहाँ पे आए, उसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। MRA के प्रति मेरे मन में संजय भाई जो श्रद्धा है, वो आज मुझे बिल्कुल आप सबके बीच में ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि जब सभी शहंशाह अपनी अपनी कब्रों में भूत बनकर ऐसे होंगे, हम समुद्र सिंधु के पानी में बूंद बनकर बैठे होंगे। और सदियां बीते जब सुल्तानों के नामों निशान नहीं होंगे, तब भी हमारे आप घर घर बंद किताबों में अक्सर बनकर बैठे होंगे। और लास्ट के 30 सेकंड लेना चाहूंगा।
सिर्फ 30 सेकंड। सबसे जरूरी है विजन, लक्ष्य, गोल, उद्देश्य, टारगेट, कुछ भी नाम ले लें, लेकिन जिंदगी में जो सबसे सर्वोपरि है वो यही है। और इसी गोल, इसी विजन पे आखिर में मेरी पसंदीदा 2 लाइन के कह के मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ है। मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कहाँ हैं, लेकिन तकलीफों को ये जरूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें हैं।